जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट के बड़े फैसले नई टिहरी की तर्ज पर है। नए जोशीमठ को बसाने की कोशिश, 1 हफ्ते के भीतर राहत पैकेज के लिए केंद्र को भेजा जाएगा प्रस्ताव। नकल माफियाओं पर नकेल कसेगी धामी सरकार। भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिए आएगा नकल विरोधी कानून। दोषियों के लिए रखा जाएगा उम्रकैद का प्रावधान। जोशीमठ के बाद अब कर्णप्रयाग पर मंडराया खतरा। 8 मकानों को खाली करने का नगरपालिका ने दिया नोटिस। लोगों ने की मुआवजे की मांग। और निवेश के नाम पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले इनामी बदमाश को पुलिस ने मुंबई से किया गिरफ्तार। लंबे समय से चल रहा था फरार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता दें, जहां जोशीमठ को लेकर धामी कैबिनेट के बड़े फैसले आज लिए गए हैं। आपको बता दें कि नई टिहरी के तर्ज पर जोशीमठ को बसाने की अब कोशिश की जाएगी। वहीं बैठक में यहां तय किया गया है कि फौरी तौर पर 45 करोड़ की आर्थिक सहायता मंजूर की जाएगी। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित किया गया है। इसी के साथ किराए पर रहने वालों को अब 4 की जगह 5,000 रुपए मिलेंगे। इसी के साथ सभी मंत्री 1 माह का वेतन राहत कोष में देंगे। राहत शिविरों में रह रहे लोगों को रोज 450 रुपए भोजन के लिए दी जाएंगे। इसी के साथ हर पशु के विस्थापन के लिए 15,000 की मदद दी जाएगी। वहीं सभी परिवारों के बिजली पानी के बिल 6 माह के लिए माफ किए जाएंगे। सहकारी बैंक से लिए गए लोन को अगले 1 साल तक ना भरने की भी छूट दी गई है। और सरकारी बैंक की लोन किश्तों पर रोक के लिए केंद्र से निवेदन करेंगे। 1 हफ्ते के भीतर केंद्र से राहत पैकेज की मांग भी की जाएगी। तो आज जोशीमठ को लेकर नई कवायद जो है देखने को मिली है और कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें कई बड़े फैसले जो है लिए गए हैं। आपको इन फैसलों के बारे में बताएं तो नई टिहरी के तर्ज पर अब नए जोशीमठ को बसाने की जो है कोशिश की जाएगी। 1 हफ्ते के भीतर राहत पैकेज के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया है। तो कई अहम फैसले जो है कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। इसी के साथ बता दें कि 45 करोड़ की आर्थिक सहायता की मंजूरी इसमें मिली है। 5 जगहों को पुनर्वास के लिए चिन्हित भी किया गया है। इस संबंध में कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अगर जनपद से रिपोर्ट आती है इस संबंध में किसी प्रकार की तो उस पर विचार करना। जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4,000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5,000 करने का निर्णय लिया। अगर कहीं और ज्यादा किराया लगता है तो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है कि अगर राजा कहीं और ज्यादा किराए पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनका लाइवलीहुड का भी लॉस हो रहा है, जीविकोपार्जन की भी क्षति हो रही है, क्योंकि वो काम नहीं अभी है। खेती अभी लगभग खेती बंद कर दिया है, लोगों ने घर से अलग हो गए। तो एक SDRF के गाइडलाइंस में एक व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार विस्थापित हो रहा है उसके लिए उस परिवार के 2 व्यक्ति को मनरेगा की दर पे हम मजदूरी देंगे। तो माननीय कैबिनेट ने तत्काल इसको कहा कि उस गाइडलाइंस को तत्काल लागू कर दी जाए। माननीय कैबिनेट हमने अवगत कराया। माननीय कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है, कोई भी निर्णय हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत। पशुओं के लिए काफी ग्रामीणों ने जो विस्थापित है उनके द्वारा ये रेज किया जा रहा था हमारे पशु के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है। तो 2-3 चीजें कही गई। कृषि विभाग को कहा गया कि अब जगह देखें। इसके अलावा जो हमारे आपदा प्रबंधन में जो व्यवस्था है, विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति जानवर हम देंगे और उनके पोषण के लिए 80 रुपया प्रतिदिन, और बड़े पशु के लिए और छोटे पशु के लिए 45 रुपया प्रतिदिन। ये आपदा प्रबंधन की तरफ से तत्काल लागू की। कई लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनके बिजली बिल आते हैं, तो बिजली और पानी के बिल नवंबर माह से 6 महीने तक के लिए माफ कर दिया। इसके अलावा कई जगह से डिमांड आई कि हमारे बैंक के लोन है वो हम दिक्कत होगी, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है उसको राज्य सरकार ने 1 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया, उसको रोक दिया गया।
और लोन को रिस्ट्रक्चर करने के उसमें निर्देश जारी किया जाएगा। और दो जो कमर्शियल बैंक चाहे प्राइवेट हो चाहे शेड्यूल्ड नेशनलाइज्ड हो, उसके लिए भारत सरकार की जितने भी हमारे हिल सिटीज हैं सबकी धारण क्षमता कैरिंग कैपेसिटी को तत्काल उसकी जांच करके निर्धारित की जाए और ये आपदा प्रबंधन विभाग के SDRF के अंतर्गत किया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग और अन्य विभागों को उसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, देखा जाए तो जोशीमठ को बचाने के लिए सरकार की कवायद जारी है। कैबिनेट में कौन कौन से आज अहम फैसले जो है वो लिए गए हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खुशी आज कैबिनेट की जो बैठक थी वो उसका पूरा फोकस कहीं ना कहीं जोशीमठ को लेकर के था, क्योंकि जोशीमठ को लेकर के ये विशेष कैबिनेट जो है सरकार की तरफ से बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसले जो है लिए गए हैं। जिसमें महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो 45 करोड़ रुपए जो है कैबिनेट ने मंजूर किए राहत राशि के लिए, जिसमें जो कि 1.5 लाख रुपए सरकार ने घोषणा की थी परिवारों को देने के लिए अंतरिम सहायता के तौर पर, तो उसको एक तरीके से मंजूरी दे दी गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से पहले खुद मुख्यमंत्री ने इस बात की घोषणा की थी कि जो प्रभावित परिवार है वो किराए पर अगर रहना चाहते हैं तो उन्हें 4,000 रुपए किराया जो है हर महीने 6 महीने तक दिया जाएगा। तो उसमें अभी तय किया गया है कि उसको 1,000 रुपए बढ़ा करके यानी 5,000 रुपए कर दिया गया है और अब 5,000 रुपए उन्हें किराया जो है दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक राहत पैकेज के तौर पर एक एस्टिमेट तैयार करने के लिए आपदा विभाग को भी कहा गया है, जो 1 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री को सौंपेगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं एक राहत पैकेज के तौर पर केंद्र सरकार से भी मांग जो है उत्तराखंड सरकार करेगी कि जोशीमठ आपदा के लिए जो है प्रभावित लोगों के लिए केंद्र सरकार भी मदद करे। तो एक खाका जो है तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं केंद्र से इस बात को लेकर के मांग करेंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जोशीमठ को बचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें चाहे उनके जो प्रभावित लोग हैं उनके बिल माफ करना हो, पानी और बिजली के बिल माफ करने की घोषणा की गई है। नवंबर के महीने से लेकर के आने वाले 6 महीने तक जो बिजली और पानी के बिल है उसको माफ किया जाएगा। साथ ही साथ जो प्रभावित परिवार हैं उनको भी तमाम मानक तय किए गए हैं, यानी कि अब उनके पास जिस तरीके से काम करने का कोई एक तरीके से रोजगार के लिए कोई संसाधन नहीं है, तो उसमें तय किया गया है कि परिवार के 2 सदस्य को मनरेगा की दर पर जो है एक तरीके से मेहनताना या मजदूरी के तौर पर दिया जाएगा, जिससे कि वो अपना पालन पोषण कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो और भी जिस तरीके से चाहे बैंकों के उनके ऊपर लोन है उसको लेकर भी कहा गया है कि 1 साल के अंदर अंदर तक उसमें स्टे लगा दिया जाएगा अगर कोऑपरेटिव बैंक और बाकी जो नेशनल और प्राइवेट बैंक है उसके लिए भारत सरकार से मांग की जाएगी। तो कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के जिस तरीके से जो आज कैबिनेट बैठक विशेष तौर पर जोशीमठ को लेकर के रखी गई थी उसका पूरा फोकस जोशीमठ को लेकर के था, और कह सकते हैं कि सरकारी कोशिश ये है कि जोशीमठ को जो प्रभावित लोग हैं उनको बचाने के साथ ही जोशीमठ को बचाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आज तमाम जो फैसले हैं वो कैबिनेट ने लिए हैं। जी बिल्कुल आकाश, देखा जाए तो कुल मिलाकर लोगों को राहत पहुंचाने की पूरी कवायद जो है सरकार की है, लेकिन आज कैबिनेट के फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये भी है कि 5 जगहों को चिन्हित किया गया है जोशीमठ के पुनर्वास के लिए, लेकिन क्या वह जगह सुरक्षित है? क्योंकि बात करें तो कोटी बाग भी उनमें शामिल है जहां अभी सरकार की नजर है, इसी के साथ गौचर और पीपल कोटी भी जगह है, लेकिन क्या वह जगह भी अब सुरक्षित है? क्योंकि देखा जाए तो जोशीमठ में जिस तरह से अभी भू धसाव हो रहा है वो आगे की ओर भी बढ़ रहा है, तो ऐसे में सरकार को जरूरत है कि अगली जो जगह पुनर्वास के लिए चुने सरकार वो सुरक्षित चुने। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बात करें तो जोशीमठ में जो भू धसाव हुआ है वो काफी चिंताजनक है, और सरकार की कोशिश यही है कि जो 5 जगह चिन्हित की गई है उसमें बकायदा ये तय किया गया है कि कैरिंग कैपेसिटी हो या फिर भू विशेषज्ञों की एक रिपोर्ट उसमें तैयार करने के लिए कहा गया है कि इन पूरे 5 इलाकों में जो कमेटी है जिला प्रशासन के स्तर पर भू वैज्ञानिक हो, तमाम जो विशेषज्ञ हैं उन सभी को कहा गया है कि इस तमाम जो जगह चिन्हित की गई है विस्थापन के लिए उन तमाम जगहों का वो अध्ययन करें और ऐसे में अपनी रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपे। अगर ये जगह सुरक्षित पाई जाती है भविष्य के हिसाब से, कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से, तो यहाँ पर पुनर्वास उनका हो सकता है, उनको विस्थापित किया जा सकता है। कोशिश ये होगी कि जिस तरीके से नई टिहरी सरकार ने विस्थापित किए उसी तरीके से नए जोशीमठ को बसाया जाए, तो उसके लिए तमाम जो पहलू इस पर चर्चा की जा रही है। 5 जगह को चिन्हित फिलहाल कर दिया गया है विस्थापन के लिए, लेकिन कोशिश ये भी की गई है, सरकार ने जो जिला प्रशासन है उसको ये भी अधिकार दिए हैं कि अगर आम लोगों की सहमति के साथ, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में जो तमाम व्यापारी हैं या प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे भी मुलाकात की थी, तो ये तय किया गया है कि उनकी आम सहमति के आधार पर अगर वो कहीं और जगह देखते हैं कि कहीं और जगह भी है विस्थापन के लिए, तो उस चीज को भी एक तरह से सरकार मानेगी। तो कह सकते हैं कि कोशिश यही है और यही वजह है कि दोबारा जोशीमठ ना आए
इसको बने। तो इसी के साथ अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सचिवालय में धामी कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कैबिनेट में लिए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि भर्तियों में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार द्वारा शीघ्र ही एक सख्त नकल विरोधी कानून लाया जाएगा, जिसमें दोषी को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही इस कार्य में अर्जित की गई संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल की परीक्षा को दोबारा आयोजित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में इसके लिए आवेदन किया है उन्हें दोबारा आवेदन नहीं करना होगा, ना ही इसके लिए कोई फीस देनी होगी। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसों में अभ्यर्थियों को किराया नहीं देना होगा। अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र ही उनका यूटीसी की बसों में टिकट माना जाएगा। यूके ट्रिपल एससी में भर्ती से संबंधित कुछ अनियमितताएं सामने आई थी। उसके परिप्रेक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जितने भी परीक्षा माफिया हैं जो पेपर लीक कराते हैं उन लोगों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का निर्देश दिया गया था। इसमें माननीय डीजीपी महोदय द्वारा भी एसटीएफ को भी निर्देशित किया गया था कि जो भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं उस संबंध में सूचना संकलन किया जाए। अगर किसी प्रकार की अनियमितता की बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो इसमें हमें गोपनीय रूप से सूचना प्राप्त हुई थी कि जो विगत 8 जनवरी को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा लेखपाल और पटवारी के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका प्रश्न पत्र कुछ अभ्यर्थियों को पूर्व में ही उपलब्ध कराया गया था। तो उस सूचना पर एसटीएफ की टीम ने जांच करते हुए जब विस्तृत जांच की तो उसमें सामने आया कि जो यूके पीएससी के एक सदस्य द्वारा, एक एम्प्लॉय द्वारा, अनुभाग अधिकारी हैं, उसके द्वारा वहाँ से प्रश्न पत्र को चुराकर फोटो खींचकर बाहरी व्यक्तियों हैं उनको उपलब्ध कराया गया और उनके माध्यम से अन्य अभ्यर्थियों को ये प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही पढ़ा दिया गया था। लगभग अभी तक की विवेचना में 35 अभ्यर्थियों का परीक्षा से पूर्व ये प्रश्न पत्र प्राप्त किया जाना प्रकाश में आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर पंजाबी समुदाय को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। लोहड़ी पर्व पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पर्व हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सभी त्योहारों का परस्पर सहयोग और आपसी सद्भाव से मनाने की हमारे समाज में परंपरा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आपसी भाईचारे का यह पर्व हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। तो कर्णप्रयाग में नगर पालिका ने आपदा पीड़ितों को भवन खाली करने का नोटिस थमाया है। नोटिस पाकर ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले मुआवजा दिया जाए तभी भवन खाली करेंगे, अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो आंदोलन किया जाएगा। तो वहीं आपदा पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग ने चेतावनी दी है कि यदि मुआवजा नहीं दिया गया तो वहां सड़क पर ही अपने प्राण त्याग देंगे, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ सरकार होगी। को तब खाली करेंगे जब हमें इसका मुआवजा पूरा मिले, और जब तक मुआवजा नहीं मिला 100 नोटिस दे और ये मेरे को खत्म कर दो यहीं पर। मैं यहीं पर से जाने के लिए तैयार नहीं। ये कल आया मेरे पास, कल रात को दिया करीब 7-6 बजे। भाई भूत साहब तो बहुत पहले से हो रहा है हमारे यहाँ बावगढ़ नगर में। कई बार प्रशासन से भी मिल गए हम, और ये बिल्कुल नीचे मंडी के कटान, ऊपर पीडब्ल्यूडी का नाली न होना, पानी का अस्त व्यस्त होना, प्राकृतिक आपदा, जो भी जब तो जांच का विषय है किससे हो रहा है नुकसान। पर यह है कि जिस प्रकार जोशीमठ में आपदा के उसमें मुआवजा दिया जा रहा है, जो भी नियम वहाँ है वो यहाँ लागू किया। कोटद्वार के शिवपुर इलाके में एक व्यक्ति को बगीचे में मादा गुलदार का शव पड़ा मिला, जिसकी सूचना खेत मालिक ने वन विभाग को दी। जिसके बाद वन विभाग की टीम ने गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं रेंजर अजय कुमार ध्यानी का कहना है कि 2 गुलदारों के बीच आपसी संघर्ष के चलते एक मादा गुलदार की मौत हो गई। जंगल के बराबर लगा हुआ है और ये मादा गुलदार है। इस पर आपसी संघर्ष में जो है कि इसकी मृत्यु हुई, लड़े हैं 2, और इसमें जो है कि इसकी उम्र लगभग 1.5 से 2 वर्ष की उम्र है। इसकी मादा गुलदार है, इसलिए पोस्टमार्टम किया गया और पंचनामा कर इसको जला दिया जाएगा।
उधम सिंह नगर के जसपुर पुलिस ने लाखों की कीमत के लीसे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने धर्मपुर बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान ट्रक से 142 कनस्तर लीसा बरामद किया, साथ ही एक आरोपी को पकड़ा, जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। जब्त लीसे की कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है। बता दें, आरोपी लीसा ऋषिकेश से रुद्रपुर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। धर्मपुर बॉर्डर पे रात्रि चेकिंग करते हुए एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है जिसमें अवैध लीसा लाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान इसमें एक ट्रक है जिसमें दो ड्राइवर ट्रक के अंदर थे। मौके का फ़ायदा उठाकर एक ड्राइवर फरार हो गया, दूसरे ड्राइवर को हमने अरेस्ट किया है और 142 टन लीसा जो कि लगभग 2000 लीटर के करीब है वो इसमें बरामद किया गया है। और बताया जा रहा है कि ऋषिकेश से ये लीजा लेकर यहाँ रुद्रपुर बेचने आ रहा था। और साथ ही साथ जो ड्राइवर पकड़ा गया है इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वन अधिनियम के अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो खबर अब आपको रुड़की से बता दें, जहां पुलिस ने होटल, ढाबों और बस स्टैंड पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अनियमितता पाए जाने पर जुर्माना भी वसूला गया। सीओ पल्लवी त्यागी ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी मकर संक्रांति और 26 जनवरी को देखते हुए चेकिंग की जा रही है। एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह के निर्देश पर 6 टीमें गठित की गई, जो कि होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट पर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही है। कारणों से चलाया जा रहा है। एक तो अभी नियर फ्यूचर में हमारा जब 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है वो आता है, तो उसके आसपास हम लोग इस तरह का चेकिंग अभियान चलाते ही हैं और रूटीन में भी ये एक चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। काशीपुर पुलिस इन दिनों अवैध असलहों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चला रही है। पुलिस ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर तत्काल कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने चेकिंग के दौरान अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने बताया कि यहां व्यक्ति अवैध तमंचे के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड कर दहशत फैलाने का कार्य करता था और अवैध तमंचे भी रखता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर कड़ी कार्यवाही की है। पास एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक जो कि कुंडेश्वरी क्षेत्र का रहने वाला है और एक अवैध तमंचे के साथ उसने अपना वीडियो डाला हुआ था। इसी के साथ इसके बारे में जानकारी की गई तो ये पता चला कि ये युवक अक्सर इस तमंचे के साथ चलता है, खनन का ये कार्य करता है और एक इसके पास मोटरसाइकिल भी है और हमेशा तमंचा अपने साथ रखता है। 315 बोर का तमंचा ये बताया गया है जो कि कंट्री मेड है। इसके बाद चौकी इंचार्ज के द्वारा इसकी पूछताछ और इसकी जानकारी करके इस पर घेराबंदी करके इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसके पास से 315 बोर का अवैध तमंचा मिला है और इसकी मोटरसाइकिल भी सीज की गई है। लक्सर में न्यायालय के बाहर से एक तमंचा बरामद किया गया है। खबर मिलते ही लक्सर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद तमंचा बरामद करने में सफलता मिली। साथ ही एक आरोपी को भी हिरासत में लिया गया है। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि वहां अपनी न्यायालय में नियत चल रही तारीख पर हाजिर होने आया था। किसी ने यहां तमंचा रखकर उन्हें फंसाने का षड्यंत्र रचा है। का रहने वाला जन्म सिंह उसका नाम, वो अभी तारीख करके आया हमारे पास है। उसकी एक तो उसका चल रहा फैमिली कोर्ट में तलाक का और एक चल रहा है इसका संरक्षण का 7-10 का, और वो अभी तारीख करके आया। इतनी देर में जैसे ही हम गए इधर से तो उसको पता चला कि भाई पुलिस ने वो पकड़ लिया। उसकी बाइक में किसी ने कट्टा रख दिया, युवा उसकी जो पत्नी है उसने कट्टा रखवाया उसमें, और वो कुछ नहीं है, वो बेचारा सीधा आदमी है। अब उसे पुलिस लेगी पकड़ कर। ऐसे तो भाई किसी की भी मोटरसाइकिल में रख दो कट्टा, अपना पकड़वा दो सब भैया। तो पूरे तहसील परिसर में सैकड़ों गाड़ियां खड़ी, पुलिस को कैसे पता है एक ही गाड़ी में तमंचा पड़ा और वो भी लिपटा हुआ, ना उसकी कोई शिनाख्त ना किसी ने बताया। मुखबिर ने बता दिया, क्या बताया मुखबिर ने? गाड़ी नंबर रखवाना, बिना बात के रखवा के फंसवा दिया लोगों को। ऐसे तो हमारी गाड़ियां खड़ी यहाँ से, ऐसे तो किसी को भी उठा लेगी पुलिस। मनमानी चल रही, जानबूझ कर रखा गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पटवारी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि एसटीएफ ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, आगे भी इसी मामले पर छानबीन की जा रही है। पेपर भर्ती लीक में और भी बड़ी कार्यवाही होगी और किसी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसके बाद ही पता लगेगा आखिर किस स्तर पर क्या हुआ है, लेकिन जो लोग भी प्रारंभिक तौर पर इस पर पाए गए हैं उनको पकड़ लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और भी कड़ी कार्रवाई होगी। और इसमें कोई भी सम्मिलित होगा या किसी स्तर पर भी गड़बड़ी होगी तो वो किसी भी कीमत पर हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और उसको न ही इसी प्रकार से रहने देना है। क्योंकि ये अगर कहीं भी गंदगी है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या हमारी किसी भी और संस्था में, जहाँ भी हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के साथ कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होती है, कोई इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, इस प्रकार का अपराध होता है, तो उस पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और हरिद्वार के आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने सघन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें अवैध शराब निर्माण के खिलाफ करीब 200 से अधिक मुकदमे सामने आए। वहीं इस दौरान हजारों लीटर लाहन भी नष्ट किया गया। इस दौरान आबकारी अधिकारी प्रभा शंकर मिश्रा ने बताया कि सितंबर से अभी तक करीब 100 करोड़ रुपए की वसूली की जा चुकी है। आगे भी यहां अभियान लगातार जारी रहेगा। के विरुद्ध एक सघन अभियान पूरे जनपद में आबकारी विभाग चला रहा है और हमने माह सितंबर से लेके जब से घटना घटी है तब से अभी तक हमने 200 से अधिक मुकदमे किए हैं और हजारों लीटर कच्ची शराब, कई हजार कुंटल जो है लहन और कम से कम 200 से अधिक भट्टियां तोड़ी जा चुकी हैं। दिनों रात कार्रवाई चल रही है। उसके बावजूद भी ये कार्रवाई ऐसा लग रहा है कि अभी नाकाफी साबित हो रही, क्योंकि लगातार जो है इसका प्रकरण प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन हमने जो है इसको जो समूल नष्ट करने का पूरा अभियान चला रखा है और जल्दी ही जो है इस पर जो है हम लोग काबू पा लेंगे। लोहाघाट के कायल गांव के ग्रामीण आज भी सड़क सुविधाओं से दूर नजर आ रहे हैं, जिस वजह से ग्रामीणों को 7 से 8 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की है, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। वहीं किसान नेता मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि 2 साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गाँव के लिए 11 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण कराने की घोषणा की थी, जिसके लिए जरूरी सर्वे भी किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही काम बंद पड़ा हुआ है। ग्रामीणों ने जल्द निर्माण कार्य शुरू न होने पर डीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।